देखना, यहां से अच्छे से देखो, एक चीज समझो। इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में कोई डिफरेंस बता सकता है कि क्या है? समीकरण स्टार और समीकरण 9 में कोई डिफरेंस बता सकता है कि क्या हो सकता है? बताना। क्या ये डिफरेंस नहीं है? ये v माइनस के t डेल v ओवर डेल टी p आ रहा है, और इसमें ये उल्टा है। इस उल्टे को सीधा करने के लिए मैंने यहां से नेगेटिव कॉमन लिया है। समीकरण 9 से नेगेटिव कॉमन लोगे तो क्या आएगा, जरा देखना। डेल टी ओवर डेल पी एच बराबर, दोनों में से माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा? ये तो पॉजिटिव, ये मेन है, ये इक्वेशन इसका क्लाइमेक्स है कि ये वाली चीज कैसे परिवर्तित हुई है। ये पॉजिटिव और यहां क्या आ गया? ये उल्टा हो गया। कैसे? ये तो आ जाएगा आगे और ये चला जाएगा नेगेटिव चिन्ह के साथ पीछे। आया या नहीं आया? समीकरण 9 में मैंने माइनस कॉमन लिया है क्योंकि स्टार और समीकरण 9 को मुझे इक्वल बनाना है। इसमें ये v पीछे आ रहा है और मेरे इस इक्वेशन में v आगे आ रहा था। इस v को मुझे पीछे ले जाना है, और इस v को पीछे ले जाने के लिए मुझे नेगेटिव बाहर करना पड़ेगा। और जैसे ही मैं इस नेगेटिव को बाहर करूंगी तो ये वाला माइनस और यहां से कॉमन लिया गया माइनस, दोनों क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव हो गए। अब ये समीकरण कौन सा हो गया? 10। समीकरण स्टार व 10 से, समीकरण स्टार व समीकरण 10 से देखना, डेल टी ओवर डेल पी एच बराबर 1/cp। इसका मान इसके बराबर है या नहीं? तो क्या ये नहीं हो जाएगा? 2a/RT माइनस के b। ये क्या था? म्यू जे टी, और ये क्या वैल्यू आ गई? 1/cp 2a/RT माइनस के b। तो ये वाली चीज यहां से इसे सॉल्व किया है हमने, तो आदर्श गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक का इक्वेशन आता है ये, म्यू जे टी बराबर 1/cp 2a/RT माइनस के b। ये देखना, ये जूल थॉमसन गुणांक मैंने किसके लिए निकाला है? वास्तविक गैसों के लिए और आदर्श गैसों के लिए। और हमारा मेन फॉर्मूला क्या होता है? ये माइनस लगा हुआ होता है बाहर। यानी कि वह ताप जिस पर जूल थॉमसन गुणांक अपना चिन्ह बदलेगा, माइनस से पॉजिटिव हो जाएगा, वो क्या कहलाता है? व्युत्क्रम ताप के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? व्युत्क्रम ताप के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आया, ये वास्तविक गैसों के लिए जूल थॉमसन गुणांक है और इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ना आया हो तो दोबारा बता दूं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आना बहुत जरूरी है। ये अगर आपको नहीं आया, इट मींस, ये ध्यान रखना, ये स्टेप से नोट्स में नहीं हो रहा है, ये स्टेप से नोट्स में नहीं हो रहा है। ये वाली स्टेप जो लास्ट में लिखी हुई है यहां तक, कुछ 8-10 स्टेप बाद की छूट रही हैं। चाहो तो आप उन्हें नोट कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनको लिख के दे दूंगी आपको। पर यहां तक पहले बताओ ये वाली चीज खत्म हुई या नहीं हुई? यहाँ ये चैप्टर कब नहीं डालेंगे? वीडियो यूट्यूब पे नहीं डाली जाएंगी आज से, तो आप नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नोट्स के जो भी स्क्रीनशॉट है उन्हें स्क्रीन, अब क्या कह रहे हो बताओ, दोबारा बताना है? कौन है? स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दोबारा डेरिवेशन करूं इसका? दोबारा स्टार्ट करूं? मिटा दिया। मैथमेटिक्स का ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसे समझ में नहीं आया हो? बायोलॉजी वालों को तो नहीं आया होगा, मैथ का ऐसा स्टूडेंट है जिसे नहीं आया हो? ऐसा कोई भी सिंगल स्टूडेंट है? तब तो फिर मेरे समझाने में प्रॉब्लम है। मोटा कैसे लिखूं? इतनी बड़ी डेरिवेशन मोटा लिखूंगी तो बोर्ड ही खत्म हो जाएगा, फिर तो मुझे 4-5 बोर्ड मिटाने पड़ेंगे। दोबारा समझाना है?
आदर्श गैस वास्तविक गैस का समीकरण ले लो बच्चों, क्यों फालतू परेशान करो मुझे। वास्तविक गैस के समीकरण के लिए क्या होगा, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस वी इक्वल टू क्या आ गया, RT। इस इक्वेशन का मल्टीप्लाई कराना, क्या आएगा, PV माइनस के PB प्लस के A अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी, और क्या आ जाएगा माइनस के AB अपॉन वी स्क्वायर बराबर क्या आ गया, RT। ये समझ में आया नहीं आया नगमा, बताओ फटाफट कि मैडम ये वाली स्टेप भी समझ में नहीं आई मेरे, मिटाऊंगी फिर मैं, फिर सोचो। ये V से V कैंसिल हो गया, A और B के मान पहले से ही बहुत ज्यादा कम होते हैं, तो इसको नगण्य मानकर हम छोड़ देते हैं। नगण्य मानकर छोड़ोगे तो यहां से क्या आएगा, PV माइनस के PB क्या आ जाएगा, माइनस के AB अपॉन वी स्क्वायर इक्वल टू RT। ये वाली चीज आ गई। अब क्या करना है, अब यहां से आपको करना है, यहां से आपको V की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, यहां से इसको PV बराबर RT, इस सबको यहां ले जाओ, लेके जाओगे तो जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव में बदल जाएगा, ठीक है, ये आ गया यहां से। अब क्या है, V का मान निकालो, V बराबर क्या आ गया, RT अपॉन P प्लस PB अपॉन P करना पड़ेगा, ये P का भाग दे दो सब जगह, प्लस AB अपॉन PV स्क्वायर, ठीक है। यहां से क्या आ गया, अरे ये तो गलत हो गया, ये वाली चीज नगण्य मानकर तो छोड़नी है, ये स्टेप में नहीं आएगी भाई, सॉरी गलती हो गई, केवल यहाँ, अब यही है ना, दोबारा करवाने में तो मिस्टेक होंगी मुझसे। देखो यहां से PV माइनस PV बचा क्या, प्लस A अपॉन B, इसको नगण्य मानकर छोड़ दिया तो क्या आया, बराबर RT, ठीक है। यहां से PV का मान निकालो, PV बराबर क्या आ गया, RT प्लस PB प्लस माइनस के A अपॉन V। यहां से V का मान निकालो, ये P जो है गुणा में है, भाग में चला जाएगा, RT अपॉन P प्लस PB अपॉन P माइनस के A अपॉन PV, ठीक है। ये P से P कैंसिल, यहां से क्या आ गया, V बराबर RT अपॉन P प्लस B माइनस के A अपॉन PV। चूंकि PV बराबर क्या होता है, RT एक मोल के लिए, तो PV बराबर RT यहां रख दो, V बराबर RT अपॉन P रख दो, प्लस के V माइनस के A अपॉन RT। देखते जाओ, इस समीकरण का अवकलन करना है, डेल V ओवर डेल T स्थिर दाब पर ताप के सापेक्ष। देखना R कांस्टेंट, P कांस्टेंट, क्योंकि P बाहर कांस्टेंट तो बाहर आएगा, और T के सापेक्ष करना तो T का T के सापेक्ष अवकलन 1। ये क्या हो गया, 0, ये तो मतलब ही नहीं है, जब T जैसी टर्म ही नहीं है तो ये मतलब 0। और यहां से क्या आ गया, प्लस के A अपॉन RT स्क्वायर। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, 1 अपॉन x का अवकलन x के सापेक्ष माइनस के 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो वो माइनस के 1 अपॉन टी का टी के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस। तो यहां से क्या आ गया आपका, डेल V ओवर डेल TP बराबर, दोबारा क्यों लिख रही हूं, मिटा दूं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे समीकरण को व्यवस्थित। कौन से समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करेंगे, समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने पर, कौन सी इक्वेशन को, इस इक्वेशन को पुनर्व्यवस्थित कीजिए। कैसे करोगे पुनर्व्यवस्थित, कैसे आएगा, यहां से आएगा V माइनस के V इक्वल टू R, पुनर्व्यवस्थित करो, कैसे करोगे, इस P का मल्टीप्लाई इधर, ये कर रही हूँ, V माइनस V बराबर RT अपॉन P माइनस के A अपॉन PV आ गया। अब क्या है, अब इस P का मल्टीप्लाई, P नहीं T को ले आओ, V माइनस V अपॉन T प्लस A अपॉन PV बराबर क्या आ गया, R अपॉन P। R अपॉन P का मान इसमें रख दो बच्चों, R अपॉन P का मान जैसे ही इसमें रखोगे तो क्या आएगा,
R/P का मान रखो V। कुछ गलती हो गई मुझसे, हो नहीं पाएगा ये दोबारा से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब सा है। दोबारा इसको एक बार कल करा दूंगी मैं इसे, कल वापस दोबारा से कराऊंगी। एक बार आप इसे नोट से पढ़ो, जैसे आप इसे नोट से पढ़ोगे ना आएगा तो कल बता दूंगी पक्का, ठीक है ना? क्योंकि इसके इक्वेशन के नाम नहीं दिए मैंने, सब समझाऊंगे दोबारा। कुछ को नहीं आया है ना? कौन है? कोई बात नहीं है, ऐसा करूंगी कल इसे वापस से एक बार समझा दूंगी, क्योंकि एक बार क्या है, इतनी बड़ी इक्वेशन होने के बाद अब इसको वापस इक्वेशन में मैंने कन्वर्ट नहीं किया जल्दबाजी में, क्योंकि क्लास का टाइम पूरा हो जाएगा, फिर इसको कम से कम पौन घंटा लगा है। ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं कल इसको वापस एक बार और करवा दूंगी, ठीक है ना? आप इसे अभी नोट से पढ़ो, एक बार नोट से पढ़ो, फिर प्रॉमिस कल करवाऊंगी इसे दोबारा, क्योंकि मेरे दोबारा करवाने से ऑफलाइन में और ऑनलाइन में फर्क तो पड़ता ही है। आप ऑफलाइन में, मतलब आपको ऑनलाइन में बता रही हूँ, उसके बाद दोबारा बोलना, कल करवा दूंगी, ठीक है? दोबारा से एक बार पढ़ना नोट से। इसका अगला चैप्टर, एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये तो बहुत ही छोटा है, 2 दिन का चैप्टर है। थर्मोकेमिस्ट्री चैप्टर 2 यूनिट 1, हिंदी में ऊष्मा रसायन कहते हैं। समझना मेरी बात, थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री का मतलब है कि रसायन विज्ञान की, ऊष्मा से मतलब क्या समझे आप? हीट से मतलब है आपका, एक मिनट बच्चों होल्ड करना। हाँ सर, हाँ ठीक है सर, ओके। हाँ थोड़ी टफ तो है ये, इसलिए तो मैं करी थी। ठीक है सर, ओके सर। यूट्यूब पे डालना, यूट्यूब पे आज की वीडियो बस। आज की जो ये, टेंशन मत लो, आज की ये जो इक्वेशन है, जो आपको लग रहा है आपको समझ में, वैसे बहुत सिंपल है, सरल है, मैथ के बच्चे तो आराम से कर ही लेंगे इसे, पर कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे डाल दी जाएगी आपके लिए ये वाली इक्वेशन। और फिर भी मैं एक बार फिर से रिपीट करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि लंबी है, टाइम पूरा चला जाता है। एक बार मैं जब, इसलिए बार बार पूछ रही थी, ये स्टेप समझ में आई, ये स्टेप समझ में आई? आप लोग बोलते ही नहीं हो, वहां बोलना चाहिए आपको। थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में चलेंगे। ये थ्योरेटिकल है यूनिट, इसका एक प्रॉफिट है कि ये थ्योरेटिकल रहेगी, पर एक चैप्टर के अंदर ये दिक्कत है कि आपको ये बड़ी कंफ्यूजिंग लगने वाली है, इसलिए आप मेरी बात मानो तो आप फर्स्ट पार्टी अटेंड करना थर्मोडायनेमिक्स के बारे में जो मैंने बताया है। ऊष्मा रसायन क्या है? सबसे पहले तो ऊष्मा का मतलब समझो कि कोई अभिक्रिया है, कोई अभिक्रिया, अगर नॉर्मल आप केमिकल काइनेटिक्स की बात करोगे, रासायनिक बल गतिकी की, तो वहां पे हीट का काम बहुत होता है। यानी कि कोई अभिक्रिया, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आप कोई अभिक्रिया हो रही है उसके बारे में, अभिक्रिया होने के बारे में, उस अभिक्रिया में आपने क्या क्या कैटालाइज यानी कि उत्प्रेरक यूज किए उसके बारे में, क्या क्या चीजें उपयोग में आई है उसके बारे में, कितना ताप बाहर निकला है और कितना ताप अवशोषित किया गया है उसके बारे में, जिस रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आप अध्ययन करते हो वो आपकी थर्मोकेमिस्ट्री के नाम से जानी जाती है, यानी कि इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा रसायन। यानी कि हाँ, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा अवशोषित हो या ऊष्मा उत्सर्जित हो, कितना ताप अवशोषित किया है, कितना ताप, यानी कि अब ताप अवशोषण और ताप उत्सर्जन की बात आई, इट मींस एनर्जी अवशोषित, अवशोषित या उत्सर्जित की बात आ गई, कितनी ताप उत्सर्जित हुआ है और कितना ताप अवशोषित हुआ है, इसके बारे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कह देते हो थर्मोकेमिस्ट्री।
ऊष्मा रसायन के नाम से जाना जाते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि कोई रिएक्शन ऐसी कंप्लीट हो रही है, C+H4 मैथेन बन रहा है, ये वाली अभिक्रिया आप पूछोगे मैडम इस अभिक्रिया का अध्ययन मैं केमिस्ट्री के अंतर्गत कौन सी ब्रांच में करूं, तो मैं बोलूंगी बेटा इसको थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर अध्ययन करना है इसको, क्योंकि पहली बात तो ये अभिक्रिया है, तो ये अभिक्रिया इसमें क्या क्या परिवर्तन होंगे ये वो, कौन कौन सी ऊष्माएं अवशोषित की जाएंगी वो, और कौन कौन सी ऊष्माएं अवशोषित करने के बाद में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ है या उत्पाद अभिकारक में टूटे हैं, इसके बारे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंदर अध्ययन किया जाता है वह उसकी क्या कहलाती है, थर्मोकेमिस्ट्री कहलाती है। यानी कि अगर मैं बात करूं थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत तो आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है वो बता दूं। एक तो आप पढ़ेंगे इसमें अभिक्रिया ऊष्मा, संभवन ऊष्मा, हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसके अंदर आप पढ़ेंगे हेसिस लॉ, हेस का नियम, हेस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे आप इसमें, एप्लीकेशन ऑफ हेसिस लॉ, इसके अंदर आप एक पढ़ेंगे उदासीनीकरण की ऊष्मा, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, और एक आप पढ़ोगे इसके अंतर्गत लास्ट टॉपिक है किरचॉफ इक्वेशन। ये चैप्टर के इसके टॉपिक है। मैडम आप सोचोगे मैडम ये तो बहुत लंबा लगेगा, आप तो 2 दिन में खत्म कराने की कह रही हो, तो इसमें कुछ भी नहीं है, एक एक दिन के टॉपिक है, एक दिन में ये कराऊंगी पूरा और एक दिन में इन दोनों को कराऊंगी, और ये तो आज खत्म होने ही वाला है, अभिक्रिया ऊष्मा और संभवन ऊष्मा। देखना मैंने क्या बोला, थर्मोकेमिस्ट्री की परिभाषा किस किस को समझ में आई कि मैडम ऊष्मा रसायन किसे कहेंगे, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोई अभिक्रिया हो रही है, कितना ताप अवशोषित हो रहा है, कितना ताप उत्सर्जित हो रहा है, इसके बारे में रसायन विज्ञान की जिस शाखा में अध्ययन करेंगे उसे कहेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। अब देखना एक्चुअली में मानक अभिक्रिया कौन सी कहलाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन वह अभिक्रियाएं होती हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी अभिक्रिया होती है, वे अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों को लिखते समय उनके नीचे उनकी अवस्थाओं को कोष्टक में व्यक्त किया जा सके, उनकी अवस्थाओं को कोष्टक में व्यक्त किया जा सके, मानक अभिक्रियाओं के नाम से जानी जाती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन कहलाता है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जैसे मैं कहूं मैडम H2 प्लस Cl2 2HCl बना रहा है, ठीक है। अभी आप इसे कहोगे कि मैडम ये अभिक्रिया है, अगर मैं किसी स्टूडेंट से पूछूं कि इसे मानक अभिक्रिया में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो वो मानक अभिक्रिया ऐसी होगी, मैडम H2 क्या होता है, गैस, Cl2 क्या होता है, गैस, और 2HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक क्या होता है, गैस। ये सब चीजें यानी कि हर अभिकारक के नीचे उसकी अवस्था, हर उत्पाद के नीचे उसकी अवस्था लिखी जाए, उसे कह देते हो आप मानक अभिक्रिया। एक चीज आप ध्यान रखना, मानक अभिक्रिया मेरा कहने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई अवस्था किसी अभिकारक की अवस्था ठोस है, ये काम की चीज है, क्योंकि इसमें आप जब भी आप जब हम इसके अंदर चलेंगे हम इसकी अवस्थाओं को व्यक्त करेंगे। अगर ठोस है तो उसके लिए ब्रैकेट में S लिखा जाएगा, द्रव है कोई तो उसके लिए स्मॉल l लिखा जाएगा, और अगर गैस है तो उसके लिए स्मॉल g लिखेंगे, और अगर जलीय विलयन है तो उसके लिखेंगे एक्वस AQ। क्या लिखा जाएगा, AQ लिखा जाएगा। ये कहलाती है मानक अभिक्रिया। कौन सी, मानक अभिक्रिया कहलाती है। अब पढ़ेंगे अभिक्रिया ऊष्मा। देखना अभिक्रिया ऊष्मा क्या होगी,
ध्यान से समझना मेरी बात कि अभिक्रिया ऊष्मा किसे कहोगे आप? देखना, जैसे कोई एक अभिक्रिया ले ली मैंने, ये मैं इसी से बात करती हूं, ये वाली अभिक्रिया, HCl, चलो लिक्विड लिख लें। वैसे तो हम कभी कभी किन्हीं किन्हीं कंडीशन में इसे गैस के फॉर्म में भी लिखते हैं। जब हम लैब के अंदर होते हैं तब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हम गैस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। ये डिपेंड करता है कंडीशन क्या होगी। तो मैंने ऐसे ही लिख दिया था एक एग्जांपल के तौर पे कि अगर सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L, गैस है तो G और जलीय है तो AQ। अब देखना, आप देखना ध्यान से कि अभिक्रिया ऊष्मा किसी अभिक्रिया की वह ऊष्मा है जो कि इस अभिक्रिया को पूर्ण रूप से या तो वो उसे उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक हो या उत्पादों को पूर्णतया अभिकृत करने के लिए आवश्यक हो, वह ऊष्मा उसकी क्या कहलाती है? अभिक्रिया ऊष्मा, हीट ऑफ रिएक्शन। यानी कि जिसे क्या कह देते हो, जैसे कोई अभिक्रिया, जैसे इसमें लिख रहा है, हाँ देखो आपके बुक के अंदर भी इसे गैस ही लिख रखा है, लिक्विड नहीं लिख रखा है, ठीक है ना? तो ये गैसियस स्टेट फॉर्म में है अभी फिलहाल। लिक्विड के फॉर्म में कैसे हो जाएगी भाई? मैंने क्या बोला? कोई वह ऊष्मा, जैसे इसमें ऊष्मा निकल रही है आपकी माइनस के 184.1 किलो जूल, ऐसे निकल, किलो जूल प्रति मोल ऐसे निकल रही है, ठीक है? ये जब इक्वेशन लिखी हुई है इसे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन कहते हो। सबसे पहले तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है या नहीं? हाँ ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, क्योंकि इसमें हर अभिकारक के नीचे उसकी स्टेट लिखी हुई है और हर उत्पाद के नीचे उसकी स्टेट लिखी हुई है। अब ये अभिकारकों से उत्पाद बन रहा है, तो इस अभिकारकों से उत्पाद बनने के लिए जितनी ऊष्मा या तो बाहर निकली या अवशोषित की गई, यह ऊष्मा किसके नाम से कहलाई? अभिक्रिया ऊष्मा के नाम से। तो फिर मैडम ये तो फिर हीट ऑफ रिएक्शन का मतलब तो ये है कि फिर ये हर अभिक्रिया के बाहर जो रिएक्शन लिखी होती है वो हीट ऑफ रिएक्शन होती है, बिल्कुल होती है। लेकिन अगर गलती से मैंने इस अभिक्रिया को बीच में ही अगर इसकी ऊष्मा कैलकुलेट कर ली, यानी कि मैंने कहा अभी मेरा टाइम स्टार्ट हो रहा है 12 में 5 की देर है, तो मैंने 12:05 पर कोई अभिक्रिया प्रारंभ की है, ध्यान से समझना। मेरा मन किया कि मैं 12:20 पे अभिक्रिया रोक दूं और अभिक्रिया को पूर्ण होने में टोटल समय जैसे 1 घंटे का लग रहा है, समझना मेरी बात। मैंने अगर यहां रोक दी, यहां अभिक्रिया रोक दी, यानी कि मैंने बीच में रोक दी, यानी कि 25 मिनट बाद मैंने रिएक्शन रोक दी है। अब आप कहोगे कि मैडम अगर मैं इस टाइम पे हीट कैलकुलेट करूं, कितनी ऊष्मा अवशोषित की गई और कितनी उत्सर्जित की गई है, तो क्या वो अभिक्रिया ऊष्मा होगी? तो कुलदीप तो बहुत अच्छे से कहेगा नहीं मैडम वो अभिक्रिया ऊष्मा कैसे होगी, क्योंकि ना तो पूर्ण अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुए हैं और ना ही उत्पाद किस में परिवर्तित हुए हैं? अभिकारकों में परिवर्तित हुए हैं। क्या? सरल रेखीय व्यास का लो? ये कहां से आ गया? ये नाम बताओ इसका दूसरा। सरल रेखीय व्यास केमिस्ट्री के अंदर है ये, बताना। ठीक है, डायामीटर, अरे इंग्लिश में तो ठीक है वो समझाना। पेक्टिलिनर डायामीटर कहां पढ़ा है? कहां पढ़ा है बताओ तो सही। बताना नगमा। फिजिकल केमिस्ट्री में कहां पे? रेखीय व्यास का नहीं, फिजिकल कौन सी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा है? कौन सी फिजिकल में पढ़ा है? कौन सी फिजिकल में पढ़ा है बता। इम्पॉसिबल। कौन सी फिजिकल में पढ़ा है बताओ मुझे जरा। काइले तथा मथाइयस का लॉ। क्या? काइले तथा मथाइयस का लॉ। कौन सी फिजिकल में पढ़ा है मुझे बताओ तो सही। कौन सी क्लास मैम में पढ़ा है? फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में? फर्स्ट ईयर में
यूनिट 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 में अभी देख के बताती हूँ। बिल्कुल दिखाओ, बिल्कुल बिल्कुल। कौन सा नियम है मुझे भी जानना है, मेरे को भी नहीं पता, मेरे को पढ़ाते पढ़ाते 4-5 साल हो गए, मैंने ये नियम मैंने कहीं नहीं पढ़ा। किसने पढ़ा, किसने पढ़ाया और कहाँ काम आता है, ये जरूर बताना। ओके। ठीक है नगमा? ठीक है। ओके। रेखीय व्यास का नियम नेट पे मैं भी सर्च करके देखूंगी, कहीं पढ़ा है बच्चों आपने फिजिकल सरल में? हाँ सरल रेखीय व्यास का नियम। हाँ हाँ, तो सरल बताओ। रेखीय व्यास का नियम। हाँ, कौन सी यूनिट में है? गैसेस स्टेट में पढ़ोगे नहीं? मैम हमने पढ़ा नहीं। अरे तो मैंने कब कहा नहीं पढ़ा? तो कहाँ पढ़ा है वो तो बताओ। सर ने पढ़ाया नहीं था, कौन से ये सर ने? टॉपिक रह गया था इसलिए पूछ रही हूँ। अरे तो मैंने तो लड़कियों, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है बच्चे। बताओ, नहीं पहले मैं मुझे नाम बताओ नहीं कि भूल कहाँ गई। पे कौन सी जगह पढ़ा है, मुझे बताओ। मैं अभी देख के बता दूंगी। हाँ, देख के कल तक बता दो आराम से। देखो जो चीज ऐसे में ओके। ऐसे नाराज मत हुआ करो। ऐसे नाराज होने से काम थोड़ी ना चलेगा। मेरे से नाराज हो जाओगे तो ऐसे कैसे चलेगा, मेरा मन नहीं लगेगा। ऐसे मत करो। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है मैं कि हाँ, बोलो। चाहता था, क्या? कल आपने मुझे डांट दिया था, मैंने कुछ पूछा था आपसे जब। अरे तो वो आपने अरे अच्छा डांट दिया। अरे तो अच्छा मेरा बताओ, मेरा डांटने का राइट नहीं है क्या नगमा? बताओ। हाँ सही था, पर मेरे पूछने का, हाँ तो मेरी आपने पूछा लैंग्वेज, साइंटिस्ट पागल नहीं हुए? तो साइंटिस्ट पागल हो गए होते। मेरे माइंड में आया ये कोई इसलिए क्वेश्चन, ये पूछा। कोई क्वेश्चन थोड़ा ना होता है कि आपने HCl उसने मैडम उसने सूंघा होगा तो वो पागल नहीं हुआ। तो ऐसे तो मैंने आपको कल इसका एग्जांपल दिया था, कोई वैक्सीन लगाओगे अभी जब ये कोविड-19 चल रहा है, इसकी वैक्सीन अगर डायरेक्ट इंसानों पर, इतना टाइम क्यों लग रहा है? साइंटिस्ट बेवकूफ थोड़े ना होते हैं। उन्हें पता है कि इसका साइड इफेक्ट हो सकते हैं, तो इसको साइड इफेक्ट की वजह से डायरेक्ट थोड़ी ना नाक के आगे ले जाएंगे कि ले HCl पी के देख लूं मैं। ऐसे तो आप कहोगे फिर जहर का कैसे पता चला, ये जहर कैसे है? तो मैंने तो उसका जवाब दिया था, आप नाराज हो गई और डांट दिया, तो कोई गलती कर दी क्या? नहीं। हाँ फिर अब बताओ मुझे, रेखीय व्यास का, नाराज मत हो, परेशान मत हुआ करो। छोटे छोटे आराम से बता देना कल तक देख के। मैं भी देखूंगी, मैं भी सर्च करूंगी कि कौन सी फिजिकल में हो सकता है मुझसे कोई चीज छूट गई हो। ठीक है ना? जरूरी नहीं है कि जो चीज आप कह रहे हो वो सही ठीक नहीं है। है और मैं जो कह रही हूँ वो बिल्कुल सही है। जहां पे गलतियां हो वहां रोको। और जहां आपको लग रहा है कि आपको ज्यादा नॉलेज है, तो वो चीज जो कुलदीप ने मुझे उस दिन बताया मेयर्स लॉ के बारे में, मैंने कभी नहीं पढ़ा था, मैं सच कह रही हूँ। तो मैंने वो चीज देखी, मैंने कहा हाँ सही है, मेयर्स लॉ होता होगा। तो मैंने उसमें बहस थोड़ी ना की है। तो बताना मुझे, है ना नगमा? ओके। ओके चलिए। हो गया टाइम, हो गया टाइम। नोट्स ठीक है, कल मिलेंगे अगली क्लास के साथ। कौन सा नियम? मैडम आपने डांट दिया तो इसलिए चिल्ला रही है।